दोस्तों नमस्कार एंड वेलकम बैक टू आवर न्यूज़पेपर एनालिसिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन एक्सप्रेस के जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, न्यूज़ हैं जो हमारे बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट होगा उसको देखेंगे और उसके बाद द हिंदू के भी एक दो आर्टिकल्स देखेंगे। कुछ आर्टिकल्स जो अच्छे हैं उसको भी एक बार ग्लिम्प्स करेंगे कि उसमें क्या इम्पोर्टेंट है, क्या पढ़ने लायक है, और अगर कुछ सिनॉप्सिस उससे ले सकते हैं तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। आज का जो आर्टिकल है यहाँ पे कि 45.10 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने वोट किया है। गैप क्लोजेस मतलब पिछले साल के मुकाबले इस साल जो वोटिंग हुई है उसके बीच का जो अंतराल है वो थोड़ा कम हो रहा है, यानी पिछले बार से इस बार कम वोटिंग हुई थी, लेकिन उसके बाद अभी जब फाइनल रिजल्ट्स आ रहे हैं तो उसमें जो डिस्क्रिपेंसीज़ हैं वो ख़त्म हो रही हैं और वो गैप थोड़ा क्लोज़ हो रहा है। ओवरऑल 66.95% वोटिंग हुई है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है मेंस में इस तरह से कि क्या रीज़न है पुअर वोटर टर्नआउट का, और इसके लिए इलेक्शन कमीशन क्या क्या इनिशिएटिव्स ले रही है या ले सकती है। तो इस रिस्पेक्ट में जैसे लो वोटर टर्नआउट है उसके पीछे हम लोग ये कह सकते हैं, और ये क्वेश्चन जो आएगा वो स्पेसिफिकली बिहार से रिलेटेड रहेगा। तो बिहार में जो कम वोटिंग पोल हुआ है तो उसके क्या क्या रीज़न्स हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखना पड़ेगा कि बिहार में कितनी परसेंट वोटिंग हुई है, 2019 में क्या परसेंटेज था, उससे पहले 2014 में क्या परसेंटेज था, ये इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट है, ग्राफ के माध्यम से दिखा सकते हैं। दूसरी बात इसमें लिखनी पड़ेगी कि लोअर वोटर टर्नआउट का क्या क्या बेसिक रीज़न है बिहार में। तो सबसे पहला चीज़, सबसे प्रोमिनेंट चीज़ कि बिहार का जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो माइग्रेंट है, वो बिहार से बाहर रहता है नौकरी की तलाश में, पढ़ाई में, तो इस वजह से वो वोट नहीं दे पाता है। दूसरा हो जाएगा कि लैक ऑफ ड्राइव, मतलब लोगों को लगता है कि हम वोट देने जाएं या ना जाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये अंदर से उसके जो डेमोक्रेसी के लिए जो रिस्पेक्ट की भावना है या उसको स्ट्रेंथन करने की भावना है वो कम है। रीज़न है लो लिटरेसी, है ना। अगर लिटरेसी है भी फिर भी दे बिकम कॉम्प्लिसेंट आफ्टर सम टाइम। इतनी गर्मी है कौन जाएगा, एक दिन तो हफ्ते में छुट्टी मिली है इलेक्शन के टाइम पे, क्यों बाहर जाके टाइम वेस्ट करेंगे, चलो हॉलीडे करते हैं। तो ये सब वाली टेंडेंसी जो है इससे इलेक्शन वोटर टर्नआउट जो है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। फिर इसमें देखेंगे तीसरा रीज़न कि हमारे यहाँ इनफॉर्मलाइजेशन वर्कर्स का बहुत ज़्यादा है, फॉर्मल एंटिटीज़ कम है। तो जो इनफॉर्मल सेक्टर्स हैं उनको दिहाड़ी मजदूरी मिलती है, एक दिन जाएंगे तो मजदूरी मिलेगी, नहीं जाएंगे तो नहीं मिलेगी। अगर वो दिहाड़ी पे काम करते हैं और इलेक्शन के दिन वो काम पे नहीं गए तो उनकी दिहाड़ी कट जाएगी, ठीक है। तो अगर हम इलेक्शन कमीशन छुट्टी देती भी है तो वो फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस में लागू होता है, इनफॉर्मल में लागू नहीं होता है, और दिहाड़ी वाले जो मजदूर हैं वो नहीं जाएंगे वोट देने। तो ये वन ऑफ द रीज़न्स है। इस तरह करके आपको 5 रीज़न टोटल बनाने हैं। फिर आपको लिखना है कि इलेक्शन कमीशन वोटर टर्नआउट को बढ़ाने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स ले रही है। तो आप देखेंगे बहुत सारे एप्लीकेशंस लॉन्च किए हैं, बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं इनका। जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं वो घूम घूम के प्रचार करती हैं, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो जागरूक करते हैं मतदाताओं को। एक एनॉर्मस और काफ़ी एलिब्रेट वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम कैंपेन चलाया जा रहा है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, और इसके साथ साथ लोगों के घर जाके डोर टू डोर कैंपेन करके वोट देने के लिए ये कहा जा रहा है। फिर जो कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं उनके द्वारा भी अपने इलेक्शन स्पीचेज़ में, रैलीज़ में ये कहा जा रहा है कि आप वोट देने आइए। डिफरेंट मूवी एड्स में डिफरेंट एक्टर्स को इंगेज करके, जो पॉपुलर पर्सनालिटीज़ हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको इंगेज करके वोटिंग करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ऐसा इलेक्शन कमीशन कर रही है। तो ऐसा ये सब चीज़ लिखा जा सकता है इससे रिलेटेड। चलो अभी देखो, व्लादिमीर पुतिन जो है वो चाइना विजिट पे हैं, तो देयर इज़ अ चेंजिंग इक्वेशन अगेन। चाइना रशिया साथ हो रहा है, यूएस अगेंस्ट जा रहा है, यूएस इजराइल एक साथ है। फिर इंडिया जो है अभी एक अपना इंडिपेंडेंट पोजीशन अख्तियार कर रहा है। क्योंकि अभी तक यूएस इजराइल के साथ कहा जाता था कि एक पार्टनरशिप वाली रिलेशन है, फिर जाके इसने ईरान के साथ छाबा पोर्ट के लिए एग्रीमेंट कर लिया। तो अब यूएसए को लग रहा है कि ईरान के साथ अगर इंडिया इंगेज हो जाती है तो फिर हमारे साथ कैसे ओपनली इंगेज हो पाएगी। लेकिन इंडिया वांट्स टू असर्ट इट्स इंडिपेंडेंट और जो सॉवरेन इंटरनेशनल अफेयर्स है उसको ये असर्ट करना चाहती है, और ये कदम उसी डायरेक्शन में है। तो अभी जो चेंजिंग इंटरनेशनल सिनारियोज़ है उसका जो मूल चीज़ है वो अगर अपने हम आंसर्स में लिखेंगे
तो वो बहुत अच्छा रिफ्लेक्ट करता है। एक आध पॉइंट ही अगर लिख देंगे रिसेंट से तो वो मोर देन इनफ हो जाता है। या अगर एग्जाम्पल में हम कुछ कोट कर पाएँ चेंजिंग जियो पॉलिटिक्स में, या इंडिया का इंटरनेशनल अफेयर किस तरह से असर्ट करता है अपने आप को, तो उसमें ईरान का 6 बार पोर्ट का एग्जाम्पल, तो उसमें वो काफ़ी रेलिवेंट रहता है। यहाँ पे है कि ईडी कैन नॉट मेक पीएमएलए अरेस्ट आफ्टर कॉग्निजेंस नीड कोर्ट नोट। इसमें 2-3 चीज़ जानने वाली है। सबसे पहला तो जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, कौन सा डिपार्टमेंट इसको हैंडल करता है, कौन से एक्ट को इम्प्लीमेंट करने का काम ये करता है। अब जो ईडी का अरेस्ट करने का मसला है, न्यूज़ कुछ और है कि न्यूज़ है कि ईडी डायरेक्टली अब जो एक्यूज्ड है उसको अरेस्ट नहीं कर सकती अगर जो कोर्ट है उसने कॉग्निजेंस ले लिया है इस केस का। तो अगर कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया है, स्पेशल कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया है, पीएमएलए कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया है, तो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के ऑर्डर्स पे ही आप अरेस्ट कर सकते हैं टू रिड्यूस द आर्बिट्रीनेस। और जिस तरह से ऐसा एक्यूजिशन रहता है कि एक सर्टेन पार्टी के लोगों को या सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल को ही अरेस्ट किया जा रहा है, तो उसको दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शंस दिए हैं। तो अपने आप हमको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से रिलेटेड ये सब फैक्ट्स जानने ज़रूरी हैं। देखेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, पीएमएलए कानून के अंदर और एक और कानून के अंदर काम करता है, वो आप देख लेना। कास्ट थ्रेटन्स सोशल एस्पेक्ट्स एंड डिवाइड कम्युनिटीज़, है ना, ये एक आपके आंसर का एक पार्ट हो सकता है। किस तरह से कास्ट सोसाइटी में डिवीज़न क्रिएट करती है ना। तो फडणवीस ने कहा है कास्ट थ्रेटन्स सोशल एस्पेक्ट्स एंड डिवाइड्स कम्युनिटीज़, है ना। तो इसको एज इट इज़ लिखा जा सकता है कहीं पे, चाहे ऐसे में हो या हमारे GS2 के क्वेश्चन में हो, जो कास्ट एंड पॉलिटिक्स वाला आता है पार्ट, उसमें। ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, माई स्कीम योर स्कीम। इसके अंदर राइटर बहुत कुछ सिग्निफाई करना चाह रहे हैं सिंबॉलिक तौर पे, कि जो मैनिफेस्टो में चीज़ें डाली जाती हैं और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, दोनों एक दूसरे से परे है। किस तरह से क्या प्रॉमिस किया जाता है और क्या डिलीवर किया जाता है, और उस डिलीवरी के पीछे कितना एफर्ट होगा सरकार का, सरकार की फिस्कल ऑटोनॉमी कितनी मेंटेन हो पाती है, वो इम्पॉर्टेंट है इसमें देखने लायक। तो इन्होंने कहा है कि 2019 में नरेंद्र मोदी जो जीते थे, तो LPG कनेक्शन, फ्री एक्सेस टू बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, 6000 एनुअल कैश ट्रांसफ़र, इन सब चीज़ों पे वो जीते थे। 2024 में भी वो 5 kg फ्री राइस और वीट जो दे रहे हैं करीब 8 करोड़ लोगों को, 81 करोड़ लोगों को, ठीक है। तो प्रूफ ऑफ इट्स इम्पैक्ट ऑन द ग्राउंड इज़ द कांग्रेस, जो कि अपने बीच से पोल शेड्यूल के बीच में ही नया चीज़ प्रॉमिस कर रही है कि हम राशन का कोटा जो है वो डबल कर देंगे पुअर के लिए। लेकिन इस तरह की बातें और इस तरह के प्रॉमिसेस को करना पब्लिक में कितना सही है, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं कि 10 kg पर पर्सन पर मंथ है, अगर इतना हम देते हैं तो इसका फिस्कल कॉस्ट क्या पड़ेगा। तो फिस्कल कॉस्ट तो अपनी जगह है। कांग्रेस खुद बोलती है कि हम आत्मनिर्भर बनाएंगे, हम सेल्फ रिलायंट बनाएंगे, है ना, लेकिन वो इस तरह से 10 kg पर पीपल पर मंथ दे के तो निर्भर बना रही है। तो दिस इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन इन व्हाट इन जो पोल प्रॉमिसेस किए जाते हैं, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है या इम्प्लीमेंटेशन का जो इंटेंशन होता है, उसमें कहीं ना कहीं झोल है, ठीक है। तो ये आर्टिकल उसी को रिलेट करता है कि गवर्नमेंट फाइंड इट मोर एक्सपीडियंट टू डिलीवर फ्लीवरीज वेदर इन काइंड और एज इन डायरेक्ट कैश ट्रांसफर देन इन्वेस्टिंग इन पब्लिक एजुकेशन, हेल्थ केयर, इरिगेशन, एग्रीकल्चर, रिसर्च एंड एक्सटेंशन दैट टेक टाइम्स टू यील्ड रिजल्ट, है ना। कहने का मतलब कि अगर सपोज मेरे इलाके में मैं अब एजुकेशन दिलाऊंगा, है ना, क्वालिटी एजुकेशन इंश्योर करूंगा, स्किल डेवलपमेंट इंश्योर करूंगा, तो क्या होगा कि अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी जो बच्चे स्किल गेन कर रहे हैं, आने वाले 5 साल के अंदर अंदर वो क्या है, रोजगार में आ जाएंगे, वो कम्प्लीटली जॉब में आ जाएंगे। इसके जॉब में आने के कारण क्या होगा कि हम ये बता सकते हैं कि हमने इनको जॉब दिया। लेकिन सपोज़ ये ड्यूरेशन जो है ये 5 साल से 7 साल हो गया, 8 साल हो गया, श्योर तो नहीं है कि 5 साल में ही मिलेगा, हो सकता है 8 साल भी हो जाए। तो यही 5 साल का शेड्यूल है ना सरकार का, ताकि अगले इलेक्शन से पहले कुछ बता सके। तो अगले इलेक्शन से पहले कुछ बताने के लिए अब सरकारें शॉर्ट टर्म चीज़ें ढूंढती हैं कि हम डायरेक्ट
ट्रांसफ़र कर दें, उनको डायरेक्ट पैसा दे दें, अनाज दे दें, सुविधा दे दें, ताकि हमको डायरेक्ट वोट दें, इंस्टीड ऑफ कि उनकी कैपेबिलिटी को हम बढ़ाएं, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में एक्सपेंडिचर करें। और जनता भी धीरे धीरे है ना स्केप्टिकल होती जा रही है कि जो प्रॉमिस कर रहे हैं देंगे कि नहीं देंगे। तो शॉर्ट टर्म में उनको जो अच्छा लगता है उसको सेलेक्ट करते हैं। पब्लिक भी लॉन्ग टर्म नहीं सोच पा रही है। तो एक तरह से कहें तो जो पॉलिसी डायरेक्शन है वो एक गलत दिशा की तरफ है और एक ऐसी दिशा में है जिसका अंत निश्चित है, डिस्ट्रक्टिव है। एक पॉजिटिव दिशा में ओपन नहीं कर रहा है चीज़ों को, ये क्लोज़ कर रहा है, डिपेंडेंट बना रहा है। जब आप डिपेंडेंट बनाते हैं तो अल्टीमेटली वो जाके एक जगह क्रैश होना ही होना है। ठीक है, तो ये चीज़ इस आर्टिकल के अंदर कहना चाह रहे हैं और बहुत अच्छा आर्टिकल है। अब एक आर्टिकल है एक्सप्लेन सेक्शन में ड्राफ्ट डिजिटल कंपटीशन बिल के बारे में, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इससे पहले देखोगे 68 में पूछा था ड्राफ्ट नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के बारे में। नेशनल कौन जानता था कि ड्राफ्ट को पूछ लेगा, लेकिन पूछा। तो उसी तरह से यहाँ पे ड्राफ्ट डिजिटल कंपटीशन बिल भी पूछ सकता है। तो अगर इसके बारे में पूछा तो थोड़ा सा जानकारी रहा ना तो लिखने के लिए सही रहता है, 5-6 पॉइंट ऐसे ही लिख दोगे फिर। तो बेसिकली है क्या ये ऐसा कह रही है कि जैसे गूगल है ना, गूगल का एंड्रॉयड भी है, राइट। तो एंड्रॉयड आपके फ़ोन में है तो ये एंड्रॉयड क्या करता है, आपके फ़ोन से डेटा कलेक्ट करता है और एनॉर्मस नंबर ऑफ डेटा कलेक्ट करता है, इतना तक कि आप जिस फ्लोर पे रहते हैं उसकी हाइट कितनी है सी लेवल से, आप वहाँ से कितना नीचे उतर रहे हैं, कितना ऊपर जा रहे हैं, कितने बजे जा रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है आपको इसमें करने में, जाने आने में, आप कितना देर कहीं रुक रहे हैं, जहाँ बात कर रहे हैं किससे बात कर रहे हैं, उसकी सोशल प्रोफाइलिंग हो रही है, फिर उसको आपसे रिलेशन किया जा रहा है। उसके बेसिस पे गूगल अपने नए नए प्रोडक्ट्स ला रही है, चाहे वो मेल में हो, चाहे वो मैप्स में हो, चाहे वो गूगल डॉक में हो। तो इन सब चीज़ों को वो इम्प्रोवाइज़ करती है बेस्ड ऑन दिस डेटा। तो ये डिजिटल कंपटीशन बिल जो है यही कहता है कि अगर आप कोई एक एंटिटी हैं, किसी एक एरिया में आप एक्सपर्टीज़ हैं, तो उसका डेटा आप अपनी सब्सिडरी कंपनी को नहीं दे सकते या उसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि इससे एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस बढ़ेगा। अब जो कंपनी मैप में आना चाहेगी वो गूगल से कॉम्पीट थोड़ी कर पाएगी, क्योंकि इतना डेटा उनके पास नहीं रहेगा और अल्टीमेटली वो क्या होंगे, वो डाई डाउन हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं हम कंपटीशन को कर्टेल कर रहे हैं। तो इसी कंपटीशन को कर्टेल ना होने दें, इसके लिए सरकार ये बिल लेके आई है। इसमें बहुत सारे प्रोविज़न हैं और इसके बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी होंगे। ऑफ कोर्स कोई भी चेंज नहीं चाहता है इतनी जल्दी, राइट। हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, इसका डिटेल आप पढ़ लेना, ठीक है। बेसिकली हम मोटा मोटी चीज़ देख रहे थे कि इससे हम क्या समझते हैं। इसका क्रिटिसिज्म हो रहा है जितने भी बिग टेक कंपनीज़ हैं। क्यों? क्योंकि बिग टेक कंपनीज़ बोलती हैं कि हम अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस नहीं कर पाएंगे, बल्कि हमारा फोकस जो है आपका कंप्लाइंस देने में होगा। जहाँ भी रेगुलेटरी मेजर्स ज़्यादा होते हैं, तो रेगुलेटरी मेजर्स मतलब किसी चीज़ को एक रेगुलेशन के अंदर, रूल के अंदर बांधना। जब आप किसी चीज़ को रूल के अंदर बांधते हैं तो क्या होता है, उसका कंप्लायंस देना पड़ता है कि वेदर दैट इज़ करेक्ट और रॉन्ग, राइट। तो इस कंप्लायंस को देने के चक्कर में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसका फोकस रिसर्च एंड डेवलपमेंट से छूट जाएगा और उनका बिजनेस जो है, कोर बिजनेस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये अभी जो करंट कंपटीशन लॉ है, अभी उसी को स्ट्रेंथन करिए, ना कि एक नया फ्रेमवर्क पे आप मूव करिए। अभी का जो कंपटीशन एक्ट है उसी को थोड़ा स्ट्रेंथन करने की कोशिश करिए। ये ऐसा कह रहे हैं, इंडस्ट्री का जो ग्रुप है वो कह रहा है। सेम चीज़ यूरोपियन यूनियन में ऑलरेडी लागू है। यूरोपियन यूनियन इन सब चीज़ों में एक स्टेप आगे रहता है, चाहे डिजिटल प्रोटेक्शन बिल हो या हेल्थ केयर हो या फूड हो, है ना। उनका रेगुलेशन बहुत टाइट होता है और बहुत स्टैंडर्ड होता है। तो वो अगर हम यहाँ स्टैंडर्ड फॉलो करें तो गलत है, लेकिन वही कंपनी वहाँ जाके सेम चीज़ फॉलो करेंगे लेकिन इंडिया में फॉलो करने के लिए परेशान होगी, जस्ट बिकॉज वी आर गिविंग देम एनफ स्पेस टू डिसाइड ऑन दैट। हम उनको स्पेस ही नहीं दें, हम उनको बस बाध्य करें, ये तुम्हारा काम है, तुमको करना ही पड़ेगा। एज फॉर एग्जाम्पल अ सर्टेन कंपनी जो सपोज़ प्रोडक्ट ए बनाती है, उस प्रोडक्ट ए में शुगर है और ऑयल है, तो ये कंपनी जो है इंडिया में पाम ऑयल यूज़ करेगी जो कि बहुत ही ख़राब है, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वो पाम ऑयल ना यूज़ करके वेजिटेबल ऑयल यूज़ करेगा या दूसरा कुछ ऑयल यूज़ करेगा। ऐसा डिफ्रेंशिएशन क्यों है?
जस्ट बिकॉज आवर रेगुलेशंस आर नॉट दैट टाइट ऑफ। हमारा FSSAI जो है उसने पाम ऑयल के यूज़ को लिमिट नहीं किया है, बट यूरोपियन यूनियन और वेस्टर्न कंट्रीज़ में लिमिटेड है, इसलिए वहाँ पे वो डर से नहीं करते हैं, नहीं तो बैन हो जाएंगे। तो ये टाइम है कि अब हम इन चीज़ों को रेगुलेट करें, क्योंकि हम सिर्फ बाहर दिखावे से कि हम ईरान के साथ दोस्ती कर रहे हैं उससे नहीं चलेगा। हमको एक अंदर अपने सॉफ्ट पावर भी डेवलप करनी पड़ेगी, और तभी कंपनी को अपने हिसाब से वहाँ इन्वेस्ट कराना पड़ेगा, ताकि कंपनीज धीरे धीरे हमारे रेगुलेशंस के लिए कंफर्टेबल हो जाएं और चाहें तो यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट भी और आगे बढ़ा सकते हैं, राइट। तो ये आर्टिकल यही था, इसको थोड़ा और पढ़ लीजिएगा, अच्छा कुछ मिल जाएगा। इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस में आज के लिए कुछ नहीं है। अब हम देखते हैं हिंदू के कुछ आर्टिकल्स। हिंदू का ये आर्टिकल, स्टेट कैन नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी विदाउट प्रॉपर प्रोसीजर्स। इसने ये कहा है कि सरकार क्या करती है रोड बनाने के लिए, है ना, ब्रिजेस बनाने के लिए, मेट्रो के लिए क्या करती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्वायर करती है। लेकिन वो एक्वायर करना आपका एकाधिकार नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकते हैं, उसमें लिमिटेशंस हैं, है ना, लॉ ऑफ द लैंड प्रिवेल्स। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी कुछ बताया है, और ये बेसिकली उनका ये कहना है कि जो एक्विजिशन आप कर रहे हैं, चाहे वो पब्लिक पर्पस के लिए ही क्यों ना हो, अगर वो तरीके से मैंडेटरी प्रोसीजर्स को फॉलो करके नहीं किए गए होंगे, और साथ में जो कॉम्पनसेशन देना है ओनर्स को वो सही तरीके से नहीं दिया गया, तो आपका जो एक्विजिशन है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया जाएगा, ठीक है। तो हमारे लिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ इंपॉर्टेंट है कि राइट टू प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या लीगल राइट है। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो आर्टिकल 300A के अंदर लीगल राइट में आता है, ठीक है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 300A में आता है, राइट। चलो अब देखते हैं, नो इशू अबाउट पीपल मेकिंग क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ जजमेंट। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जुडिशरी का जो एक्टिविज़म है, जुडिशरी का जो ओवर रीच है, उसको टेकल करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए, ठीक है, एग्जीक्यूटिव के आए दिन कुछ ना कुछ स्टेटमेंट रहेंगे या कुछ बिल पास कर देगी ये सब। तो इस पे फिर से हुआ, अरविंद केजरीवाल जी के केस में हुआ कि वो बाहर जाके कुछ बोल रहे हैं, खैर उसमें हमको मतलब नहीं है, हमको ये समझना है कि आर्टिकल क्या कहना चाह रहा है और हम किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर्स में। तो जुडिशरी ने बहुत अच्छी बात कही यहाँ पे, इन्होंने ये कहा कि देखो हमने 2 तारीख तक बोला है सरेंडर करने के लिए, और उनको सरेंडर करना पड़ेगा, यही तो लॉ है ना। अब बीच में वो कुछ भी बोलें, क्या बोलें, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर वो इस बात को रिस्ट्रेन कर रहे हैं तो ये फिर आ जाएगा आपके जुडिशियल रिस्ट्रेन में, है ना, जुडिशियल रिस्ट्रेन में। हर चीज़ को आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से नहीं रिलेट कर सकते, और ये बहुत अच्छा डिसीजन है और बहुत अच्छा मूव है ना। तो इसको हम अपने आंसर्स में इस तरह से लिख सकते हैं कि जुडिशियल रिस्ट्रेन भी बरतना ज़रूरी है, एज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस ऐसा करके, ठीक है। यहाँ पे एक प्रीलिम्स से रिलेटेड हो सकता है कि गंगा जतरा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। तो गंगा जतरा फेस्टिवल जो है तिरुपति में मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम सीधा इसका एडिटोरियल वाला पेज देखेंगे। पॉलिटिक्स सर्व विद कंसाइज सोशल मीडिया कंटेंट। ये जो आर्टिकल है बहुत अच्छा आर्टिकल है, हमारे GS2 सेक्शन 2 से रिलेट करता है। कैसे रिलेट करता है? क्योंकि सोशल मीडिया किस तरह से पॉलिटिकल लैंडस्केप को प्रभावित कर रहा है, सोशल मीडिया किस तरह से हमारे इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन को ऑल्टर कर रहा है, किस तरह से वो एक नैरेटिव बिल्डअप करता है, किस तरह से उस नैरेटिव बिल्डअप को दूर करने के लिए डिफरेंट पार्टीज़ फिर से आती हैं, वो एक ग्रुप बनता है। अभी देखोगे ना तो यूट्यूब पे एक सर्टेन ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट है जो सरकार के किसी भी एक्शन को अपोज करने के लिए तैयार है। दे आर नॉट डूइंग ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म। वहीं मेन स्ट्रीम मीडिया अपोजिट है, वो सरकार के साथ है। तो ये जो चीज़ हो रही है सोशल मीडिया में, वो बेसिकली हो रही है इसके लिए क्योंकि उस पर कंट्रोल नहीं है, रेगुलेशंस नहीं है। और सोशल मीडिया एक ऐसा चीज़ है जो कि लोगों के हाथ में हमेशा 24 आवर्स में कम से कम 15-16 घंटा तो रहता ही है मोबाइल हाथ में। तो इसकी वजह से क्या है, उसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है, राइट।
और कोई भी इंफॉर्मेशन अगर पास ऑन करना है लार्ज पॉपुलेशन पे विदाउट एनी हिंड्रेंसेस, विदाउट एनी सेंसरशिप ऑफ इलेक्शन कमीशन और एज सच, तो उसको पुश कर दिया जाता है। और चूंकि इसमें एनोनिमिटी का एक प्रावधान है, जैसे ट्विटर में कोई भी अकाउंट बना लिया, फेसबुक में कोई अकाउंट बना लिया, आप थोड़े आधार कार्ड से उसको ये कर रहे हैं। इस वजह से, एनोनिमिटी की वजह से जो हेट है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन, डीप फेक्स, ये ज़्यादा बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे ही, राइट। तो ये इस आर्टिकल का जो कंटेंट है वो इस्तेमाल किया जा सकता है सोशल मीडिया या इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया इन इलेक्शंस, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन पॉलिटिक्स, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन इंफॉर्मेशन डिसिमिनेशन, है ना। तो इसमें बहुत सारी ऐसे ऐसे एग्जांपल्स हैं, केस स्टडीज़ हैं जो कि इस्तेमाल किया जा सकता है, आप इसको ज़रूर पढ़ लेना। use of AI in drug development, another example of use of AI in our daily lives. Can parties be derecognized or deregistered? देखो ऐसा है कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डीरजिस्टर करने का कोई पावर नहीं है। हाँ, बशर्ते वो पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस को फ्रुक्टिफाई नहीं करती हैं, उनको फॉलो नहीं करती हैं, उनका जो रजिस्ट्रेशन है वही फ्रॉड से हुआ है, तब जाके इलेक्शन कमीशन उनको डीरजिस्टर कर सकती है। अदरवाइज इनके पास डायरेक्ट पावर नहीं है, आरपी एक्ट के अंदर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर इनको डीरजिस्टर करने का पावर नहीं है। ये आर्टिकल ये भी कहना चाहता है कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं अभी बन रहे हैं, अभी 6 नेशनल पार्टीज़ हैं और बहुत ज़्यादा भड़ के स्टेट पार्टीज़ हो गई हैं। तो वो इतने जो स्टेट पार्टीज़ हैं इनका क्या काम है, इतने क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, लड़ते हैं क्या, उसमें 1/3 सिर्फ लड़ते हैं चुनाव, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है ना कि अगर कोई पार्टी रजिस्टर है तो उसको बहुत सारे एग्जम्पशंस मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जिससे वो और बाकी सारी पर्पसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इनकम टैक्स एग्जम्पशन है तो मनी लॉन्ड्रिंग हो सकता है उससे, है ना। सब्सिडी रेट पे ज़मीन मिल जाती है ऑफिस खोलने के लिए, तो वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस का बोर्ड टांग के कुछ और कर सकते हैं वो। तो जस्ट रजिस्टर्ड पार्टीज़ हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनको वो सारी चीज़ें मिलनी चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है इस आर्टिकल में। जो लॉ कमीशन का रिपोर्ट था 255वां रिपोर्ट 2015 में, उसमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में ये रिकमेंड किया गया था कि एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो 10 साल तक कंटिन्यूस कोई भी चुनाव नहीं लड़ती है उसको डीरजिस्टर किया जाए, है ना। तो ऐसा प्रावधान ऑलरेडी रिकमेंड किया गया था लॉ कमीशन के द्वारा। तो यही था इस आर्टिकल से रिलेटेड। और कुछ आज के न्यूज़पेपर में इतना रिलेवेंट नहीं है हमारे लिए। रिलेवेंट तो हो सकता है अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ें पूरा तो सही है, लेकिन सिर्फ इतने आर्टिकल्स को भी अगर आप पढ़ेंगे तो हमारे न्यूज़पेपर एनालिसिस जो हमारा होता है उसमें आप सही स्तर पे हैं। यहाँ पे एक और 2 चीज़ है, हमने जी पुतिन वाला देख लिया था। स्लोवाकिया के पीएम को अभी शॉट किया गया, गन शॉट किया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को असैसिनेट करने की कोशिश की गई है, तो वो स्लोवाकिया है, ठीक है। तो आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।